आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा। दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में हम आपसे सौर ऊर्जा को लेकर बात कर चुके हैं, वायु ऊर्जा को लेकर बात कर चुके हैं, जल ऊर्जा को लेकर भी कर चुके हैं हम आपसे चर्चा। आज हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऊर्जा को संग्रह करने की, संग्रह यानी एकत्रित करने की। और इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पीसी पंत हैं, डायरेक्टर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे साथ अरुण कुमार जी हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। हमारे दोनों खास मेहमानों से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं एक शॉर्ट फिल्म। तेरे दम पर रोशन है चांदनी चांद की, रोशन हुई हर शय ज़मीं की, कायनात की। तेरे तन से निकलकर हर उजली किरण आज जरूरत बन पड़ी है बेइंतहा इंसान की। पृथ्वी पर कुलबुलाए जीवन की शुरुआत से ही सूर्य उस पर मेहरबान रहा है। सच तो यह है कि बिना सूर्य की ऊष्मा के ये धरती बेजान हो जाएगी। न ऋतुएं आएंगी, बढ़ता ताप, घटता ताप, सर्द हवाएं, लू के थपेड़े, वो भी सूरज के दम पर हैं। ऊर्जा का स्रोत सूर्य सहस्त्र शताब्दी से न केवल भारतीय संस्कृति बल्कि अन्य संस्कृतियों और सभ्यताओं में पूजनीय और जीवनदायी रहा है। यही कारण है कि वो अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ऊर्जा का देवता है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा का संग्रह विभिन्न रूपों में आदिकाल से होता रहा है। ये अपने आप में एक गर्व का विषय है कि भारत में सौर ऊर्जा बड़ी मात्रा में बिखरी पड़ी है, अतः उसका संग्रह भी बड़े स्तर पर किया जा सकता है। संग्रह से पहले सौर ऊर्जा की पृथ्वी की वातावरण में स्थिति को जाना जाए। असल में दूर आसमान में नजर आता सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। अन्य ग्रह उससे बेहद छोटे हैं और उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। सूर्य के अंदर समाई भीषण ऊष्मा में हाइड्रोजन गैस के परमाणु विखंडित होते हैं, जो उसी प्रक्रिया में लगातार हीलियम में बदलते रहते हैं। सूर्य की ऊर्जा ही अपनी भीषण गर्माहट देकर धरती को तपाती है। ऊष्मा के लिए सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण में धीरे धीरे प्रवेश कर जाती हैं। स्पष्ट तौर पर सौर ऊर्जा का संग्रह यहीं से प्रारंभ हो जाता है। असल में ऊष्मा भरी ये किरणें विभिन्न स्तर पर ऊर्जा छोड़ती चली जाती हैं और वो उन स्तरों पर बिखरती, संग्रहित होती हुई गर्माहट पैदा करती हैं। परीक्षण बताते हैं कि सूर्य का विकिरण जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो सीधे तली तक नहीं पहुंचता, बल्कि इसके अंश दर अंश होते चले जाते हैं और पृथ्वी का वातावरण विभिन्न माध्यमों में उन्हें समोता जाता है। इसका कुछ अंश धूल के कणों में बिखर जाता है तो वहीं कुछ अंश बादलों में परिवर्तित हो जाता है। ये भी प्राकृतिक सौर ऊर्जा संग्रह की एक दशा है। सौर ऊर्जा प्राप्ति के लिए सोलर पावर टावर का विकास आधुनिकतम विधा है। इसके अलावा सोलर ग्रिड पावर हाउस आदि सोलर एनर्जी संग्रह की प्रभावी युक्तियां हैं। ये अपने आप में एक परिणाम आधारित तथ्य है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत समाप्ति के कगार पर हैं। ऐसे में सोलर एनर्जी संग्रह प्रभावी विकल्प बनकर उभरेगा। ऊर्जा का वो स्रोत जो अपने घर द्वारा सरेराह प्राकृतिक स्रोत में सभी जगह बिखरा पड़ा है। जरूरत है तो इसे सही तौर पर समेटने की और आड़े वक्त पर प्रयोग करने की। चलिए, तो आपने स्टोरी देखी, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जाननी अभी बाकी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, सोलर एनर्जी को किस तरह से संग्रह किया जाता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जो अक्षय ऊर्जा है जी, ये किस तरीके से हमको मिलती है। हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को यूज करते हैं, जिसमें कि ऊर्जा का प्रभाव एक रेगुलर तरीके से हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितनी चाहिए जी।
जो अक्षय ऊर्जा है, ये जो स्रोत हैं ये पर्यावरण से आ रहे हैं, इसलिए हमें ये नहीं पता रहता है कि उसमें ईंधन किस मात्रा में आ रहा है। जैसे सोलर एनर्जी से कितना विकिरण आ रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये हमको पता नहीं रहता जी। तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। दूसरा क्या होता है कि दिन में आपको सौर ऊर्जा मिलेगी, रात में नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जितने समय हमें ऊर्जा मिलती है उसको उस समय उपयोग भी करें और उसको संग्रहित भी करें, जिससे कि हम 24 घंटे के प्रोफाइल में उस ऊर्जा को जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति के लिए यूज कर सकें। जैसा कि सवाल मैंने आपसे किया था कि संग्रह कैसे किया जाता है, इकट्ठा कैसे किया जाता है, ये भी दर्शकों को बताएं। ऊर्जा को इकट्ठा करने के अलग अलग तरीके हैं जी। ऊर्जा को हम लोग रासायनिक ऊर्जा के तौर पे भी इकट्ठा कर सकते हैं। हम लोग कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में भी हम लोग ऊर्जा को यूज कर सकते, इकट्ठा कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण एनर्जी है, जैसे हाइड्रो एनर्जी में हम लोग यूज करते हैं कि पानी का प्रवाह है उसको हम लोग रोक लेते हैं। अगर हम उसको सौर ऊर्जा के सेंस में कहें तो दिन में जिस समय सौर ऊर्जा आ रही है उस समय हम सौर ऊर्जा से बिजली बना करके पंप चला सकते हैं और पानी इकट्ठा को एक वाटर टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे कि हम फिर उसको सप्लाई कर सकें रात के टाइम पे। एक ये तरीका हो सकता है। और जो बहुत कॉमन प्रचलित तरीका वो ये है कि हम सौर ऊर्जा से जो बिजली बनती है उसको बैटरी में इकट्ठा कर लें और फिर उसके बाद उसको यूज करें, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस या बैटरी में हम लोग उसको इकट्ठा कर सकते हैं। अरुण जी, ऊर्जा संग्रह के लिए उपयोगी इकाई मतलब बैटरी आदि काफ़ी महंगे हैं, ऐसा क्यों है? बैटरी बनाने में जिन कंपोनेंट्स का प्रयोग होता है, जिस मटेरियल का प्रयोग होता है वो काफ़ी महंगे हैं। जैसे इसमें बैटरी जो बनती है वो सेल से मिलके बनती है और सेल में कैथोड रहता है, एनोड रहता है, इलेक्ट्रोलाइट रहता है, तो उनकी आप पहली कीमत काफ़ी अधिक होती है। फिर उसके बाद उसको एक इंजीनियरिंग करके जब उसको एक सेफ इनक्लोजर में डाला जाता है जी। तो सब इन चीज़ों के बाद उसकी कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसकी कीमत सस्ती हो, ये कुछ सोचा है इस बारे में? बैटरी को अगर हम लोग देखें तो जब हम लोगों ने शुरुआत की थी बैटरी की स्टोरेज के पर्पस से जी। तो हमने शुरुआत की थी लेड एसिड बैटरी से। अब लेड एसिड बैटरी में भी अलग अलग तरीके की बैटरी जब आ चुकी हैं। पहले सिर्फ एक तरीके की बैटरी होती थी जी। जो कि कभी 18वीं 19वीं सदी के मिड में स्टार्ट हुई थी, और उस समय जो बैटरी बनाई गई थी वो काफ़ी बल्की बैटरी होती थी। लेकिन आज की डेट पे नई नई तकनीक आ रही हैं, तो नई तकनीक हैं जैसे लिथियम आयन बैटरी अब आ गई हैं, फ्लो बैटरीज आ गई हैं, सोडियम सल्फर बैटरीज आ गई हैं, जिंक एयर बैटरीज आ गई हैं। तो अलग अलग तरीके की बैटरीज अब आ चुकी हैं और इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उपयोग हो रहा है। लेकिन अभी भी जो लेड एसिड बैटरी है वही सबसे ज़्यादा यूज हो रही है। हम बात कर रहे हैं संग्रह को लेकर भी। संग्रह और संग्रह को विद्युत ऊर्जा में बदलना, दोनों चीज़ें एकदम अलग हैं। इसमें हमें कहाँ तक सफलता मिली है? इसमें इसको दो तरीके से समझना पड़ेगा। एक है कि जहाँ हम लोग सीधे बिजली बना रहे हैं, जैसे सोलर रेडिएशन आ रहा है वो हमारे सोलर पैनल के ऊपर पड़ रहा है, उससे बिजली बन रही है, उस बिजली को हम केमिकल फॉर्म में इकट्ठा कर ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम उसको यूज करते हैं, जब हम उससे जो इकट्ठी बिजली है उसको निकालते हैं तो वो सीधे बिजली के फॉर्म में आती है। तो बिजली ही इनपुट है और बिजली ही आउटपुट है जी। तो यहाँ पर एक बदलाव की चीज़ नहीं आ रही है। लेकिन दूसरा तरीका जैसा मैंने बताया था जल विद्युत जी। तो जल विद्युत में हम लोग क्या करते हैं, पानी का एक प्रवाह है, उस पानी के प्रवाह को हम लोग रोक रहे हैं जी। तो पानी का प्रवाह हमने एक डैम बना करके रोक लिया, पानी के प्रवाह को हम दोबारा फिर प्रवाहित करते हैं। हम डैम का गेट खोलते हैं, पानी प्रवाहित होता है तो वो टरबाइन में जाता है, तो उससे बिजली बनती है जी। जब टरबाइन घूमेगी तो उससे बिजली बनेगी। तो एक माने में जो काइनेटिक एनर्जी है पानी की के प्रवाह को, उसको हमने पोटेंशियल एनर्जी में बदला और फिर उस पोटेंशियल एनर्जी को फिर काइनेटिक एनर्जी में बदला और वहां से हमने बिजली बना ली। दूसरा तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं हीट, थर्मल स्टोरेज। थर्मल स्टोरेज है जैसे सूर्य की किरणें आ रही हैं, दिन में सूर्य की किरणें आ रही हैं, हमने उससे पानी गर्म किया, तो पानी के गर्म करके हमने स्टीम बनाई और स्टीम बना करके उसको बॉयलर में इकट्ठा कर लिया और उस स्टीम को जब हम रिलीज करेंगे तो उससे भी टरबाइन घूमेगी और टरबाइन घूमेगी तो उससे बिजली पैदा होगी। तो
स्टीम जो एनर्जी स्टोरेज के जो तरीके हैं वो अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैंने बताया कि एक तो गुरुत्वाकर्षण तरीका है जो कि जल विद्युत में यूज हो रहा है। एक है कि जहाँ पर हम थर्मल स्टोरेज कर रहे हैं, हीट को इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी सौर ऊर्जा से हीट आती है उसको पैराबोलिक ट्रफ लेते हैं, उससे हम लोग यूज करते हैं और उससे स्टीम जनरेट करते हैं। फिर उस स्टीम को हम लोग रिलीज करते हैं एक टरबाइन के ऊपर और उससे बिजली बनाते हैं, जैसे सामान्य थर्मल किसी भी कोल बेस्ड थर्मल प्लांट में होता है या गैस बेस्ड थर्मल प्लांट में होता है। उसी तरीके से हम सौर ऊर्जा का भी उपयोग कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन जो स्टीम है वो एनर्जी स्टोरेज के तौर पे काम करती है। अरुण जी, लगभग 4 दशक हो गए हैं लेकिन उसके बाद भी सौर ऊर्जा बहुत से लोगों की पहुंच से दूर है, ऐसा क्यों? ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि अभी पहुंच से दूर है जी। क्योंकि आप 4 दशक पहले या 2-3 दशक पहले जो हमें एक सौर ऊर्जा का जो संयंत्र होता था वो 400 रुपये पर वाट पड़ता था, लेकिन आज की तारीख में यही संयंत्र हमें 100 से 150 रुपये पर वाट में पड़ रहा है जी। तो इसके मतलब अभी काफ़ी सस्ता हो गया है और काफ़ी लोगों को इसके बारे में जागरूकता भी आ गई है और लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन जितनी जागरूकता होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो उस दिशा में आप क्या कदम उठा रहे हैं? हमारे जैसे हमारा मंत्रालय है, उन्होंने अक्षय ऊर्जा शॉप्स वगैरह खोल रखी हैं जी। जो मतलब यहाँ पर ये संयंत्र उपलब्ध रहते हैं। और दूसरा बहुत सारी स्कीम चला रखी हैं, जैसे सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम्स की स्कीम है, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम की स्कीम है, सोलर लैंटर्न की स्कीम है, जिसके तहत हमारा मंत्रालय जो है इसमें छूट देता है ताकि लोग इसको खरीद सकें और इसको अपना सकें और इसकी महत्वता को समझ सकें। डॉक्टर साहब, मैं तकनीकी बदलाव को लेकर भी आपसे बात करना चाहूँगी यहाँ पर कि सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले ज़्यादातर सोचते हैं कि जो इसकी तकनीक है उसमें भी बदलाव हो, फिर इस दिशा में देश में जो प्रयास हैं वो बहुत धीमे हैं, आप क्या मानते हैं? बदलाव का जो तरीका है वो तो एक सतत प्रक्रिया है। इसका जो मूल्य था किसी ज़माने में, आज से करीब 5 साल 10 साल पहले 400 रुपये प्रति वाट के हिसाब से होता था, अब घट करके 200 रुपये प्रति वाट हो गया है। तो कहीं ना कहीं पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है और इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के 2 तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कि हम लोग इफ़िशियंसी को बढ़ाएं। इफ़िशियंसी बढ़ाने से क्या होता है कि आपको कम एरिया में आप ज़्यादा ऊर्जा पैदा कर सकते हैं जी। तो एक तो उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। अब अगर आप हमारे शोध संस्थानों को देखें, जैसे हमने IIT बॉम्बे में एक नेशनल सेंटर फॉर फोटोवोल्टाइक रिसर्च एंड एजुकेशन खोला है, NCPRE जी। वो खोला है। दिल्ली IIT दिल्ली में सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज़ काम कर रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जिसे पहले सौर ऊर्जा केंद्र के नाम से जाना जाता था जी। अब उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी बना दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। तो ये सब इस दिशा में कार्यरत हैं और इन लोगों ने के एक माने में संबंध, मतलब इन्होंने एक बायलैटरल कोऑपरेशन जो विश्व के बड़े संस्थान हैं उनके साथ भी किया हुआ है। जैसे हम लोग फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी USA में है, उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, AIST जापान है, उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। तो इन सब इंस्टीट्यूट्स के साथ वहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है वही वर्क हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो जो चीज़ यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बदलाव हो रहा है यूरोप में, जो बदलाव हो रहा है, यूरोप की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो मौसम है वो बिल्कुल दूसरे तरीके का है, हमारा जो मौसम है वो बिल्कुल दूसरे तरीके का है। तो हमें जो तकनीक चाहिए वो अपने हिसाब से हमको बढ़ानी है, ये नहीं कि जो वहाँ हो गया वो हम यहाँ रेप्लिकेट कर दें सीधे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो वर्क कार्य वहाँ हो चुका है उस कार्य को हम लोग यहाँ किस तरीके से करें कि वो हमारे जो पर्यावरणीय हमारी स्थिति है उसके लिए सूटेबल हो सके। क्योंकि यूरोप में आपने देखा होगा कि टेम्परेचर बहुत लो है, हमारे यहाँ टेम्परेचर आपने देखा कि कहीं जाड़ों में अगर 2 डिग्री होता है तो गर्मियों में वही 40 डिग्री हो जाता, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो उस तकनीक को हम किस तरीके से अपने लिए उपयोगी बना सकें, उस दिशा में हमारे काफ़ी इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम लोगों को सफलता भी मिली है। और कुछ चीज़ें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी देन भी है विश्व भर में। जैसे जो सोलर लैंटर्न है या होम लाइटिंग सिस्टम है, इसके जो मानक बने हैं, जो कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ने आत्मसात किए हैं,
उनकी शुरुआत हम लोगों ने की। जी। जो सोलर हॉट वाटर सिस्टम फ्लैट प्लेट कलेक्टर के जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जो कि दूसरे देशों ने हमसे लिए हैं, तो कुछ मामलों में हम लोग आगे हैं, कुछ मामलों में नेचुरल है दूसर लोग भी आगे हैं। तो लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा कि बहुत हद तक टेक्नोलॉजिकल उसमें और उसको लोगों तक पहुँचाने में हम लोग किसी भी देश से कम नहीं है। बिल्कुल। अरुण जी, आप ये बताइए, जिस तरह से अगर हम देश की बात करें तो हमारे यहाँ पर विद्युत की भारी कमी है, सभी जानते हैं। तो ऐसे में आजकल जो ज़माना है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो चुका है। लैपटॉप की अगर हम बात करें या फिर हम बात करें मोबाइल की, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे इनको चार्ज किया जा सकता है सौर ऊर्जा के ज़रिए? एक छोटा सा सोलर पैनल लेके उसको हम डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है, लैपटॉप के साथ और इसका मोबाइल चार्ज के साथ। उसमें हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये तो बहुत आसान तरीका है, क्योंकि जो हमें सौर ऊर्जा से विद्युत मिलती है वो डीसी टाइप की रहती है। जैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो दो तरह की रहती है, एसी और डीसी। तो सौर ऊर्जा से हमें जो मिलती है वो सीधी डीसी टाइप की होती है, जिसको हम डायरेक्टली किसी भी बैटरी में उसका वोल्टेज मैच करके और एक सूटेबल चार्ज कंट्रोलर लगा के उसमें डाल सकते हैं। बाड़मेर हमारा एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और थोड़ा रिमोट भी है, और मुझे ये देख के बड़ा हर्ष हुआ कि वहाँ छोटी छोटी दुकानों में इस तरीके के सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं। अच्छा। तो मेरा यहाँ पर सिंपल कहने का आशय ये है कि जहाँ इसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है वहाँ लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि ये बहुत सिंपल टेक्निक है। दिल्ली जैसे शहर में इस चीज़ की उतनी ज़्यादा लोग आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास साधन अवेलेबल हैं, वो चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जो रिमोट प्लेस हैं, जहाँ पहले एक बैटरी को ले जा करके ट्रैक्टर की बैटरी से मोबाइल चार्ज किए जाते थे, वहाँ लोगों ने इसको ले लिया है। और इसकी कीमत जो है, जो चार्जर है मोबाइल चार्जर, उसकी कीमत 250, 300, 350 रुपये के आसपास पड़ती है। तो लोग उसको लेते हैं और यूज करते हैं। तो आप अगर रिमोट एरियाज में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इन चीज़ों को लोगों ने ले लिया है। बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि सौर ऊर्जा के जो उपकरण हैं वो कहाँ से खरीदी जाएं, तो उसके बारे में भी अगर आप जानकारी दे सके तो। जैसा कि अरुण जी ने बताया, अक्षय ऊर्जा शॉप्स हैं, लेकिन अब छोटे छोटे दुकानों में ये चीज़ें होने लगी हैं जी। अगर आप कभी इस एरिया में जाएं, जैसे मैं एक बार काशीपुर से आ रहा था, नैनीताल उधम सिंह नगर जिले से, वहाँ से दिल्ली को आ रहा था, तो रास्ते में हमने देखा ठाकुर द्वारा एक छोटा सा कस्बा है जी। और वहाँ बस स्टैंड पे ही सौर ऊर्जा की दुकान है अवेलेबल जी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ भी देखें, दिल्ली में भी अगर आप भगीरथ पैलेस में जाएं तो आपको चीज़ें मिलेंगी। आप गाजियाबाद में, जहाँ मैं खुद रहता हूँ, वहाँ इसकी दुकान है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये धीरे धीरे हो रही है। और अब क्योंकि जब से हमारा जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन आया, इसका प्रचार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो लोग अब इसको ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसके संग्रह को कितने समय तक एकत्रित किया जा सकता है? जो हमारा सौर ऊर्जा जो विकिरण या जो रेडिएशन हमारे पास आ रहे हैं, हम लोग उसको एवरेज तौर पे कहते हैं कि जो मैक्सिमम हमको मिलेगा वो 1000 वाट, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में 1000 वाट की ऊर्जा हमारे पास आती है जी। किसी भी समय पर। ये ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन वो डिपेंड करती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। तो वो जो ऊर्जा आती है उसी को हम लोग संग्रहित करते हैं। तो संग्रहित जितनी दिन भर में हमारी इकट्ठी होती है, अगर हम उसको यूनिट के टर्म में, बिजली जैसे यूनिट में मिलती है जी। तो 1 मीटर स्क्वायर में जो हमारी बिजली पैदा होती है वो रफली 0.5 यूनिट है ना, 0.5 आधा यूनिट के आसपास बिजली हमारी पैदा होती है 1 मीटर स्क्वायर से। तो अगर हमने मान लिया कि 8 स्क्वायर मीटर या 10 स्क्वायर मीटर में हम लोग यूज करें जी। तो हम एक दिन में 5 यूनिट बिजली पैदा करेंगे। अब उस 5 यूनिट को हम लोग संग्रहित करेंगे, ठीक है, एक बैटरी के ऊपर। अब हमारे पास ये है कि उस 5 यूनिट को हम किस तरीके से यूज करें जी। उस 5 यूनिट को अगर हमें 24 घंटे में यूज करना है तो हमारा रेट ऑफ डिस्चार्ज कम हो जाएगा, हम धीरे धीरे करेंगे। लेकिन अगर उसी चीज को हमको जल्दी करना है तो हम बहुत तेज करेंगे। तो कितनी अवधि तक हम कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है मैं किस तरीके से उसको यूज करूंगा। लेकिन सामान्यतया किसी भी बैटरी को अगर हम स्टोर करके रख दें जी। तो 30 दिन में करीब 20% उसका अपने आप क्षय हो जाता है जी।
मतलब हमने रख लिया, आज मान लिया कि एक अमाउंट बिजली हमने इकट्ठी की और हमने उसको उपयोग नहीं किया, तो वो 20-30 दिन में लगभग 20% कम हो जाएगी जी। लेकिन कितनी देर तक हम कर सकते हैं ये हमारे उपयोग के ऊपर निर्भर करता है। क्या ऊर्जा संग्रह के जो साधन हैं उन पर अनुदान भी दिया जाता है? संग्रह पे तो केवल संग्रह पे तो कोई अनुदान नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ ऐसे मतलब जिसमें ये संग्रह एक पार्ट है जी। जिस सिस्टम में, जैसे सोलर लाइटिंग सिस्टम्स हैं, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम्स है, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम्स हैं, सोलर लैंटर्न है, उनमें जो संग्रहण है, बैटरी है, एक पार्ट है, उस पे टोटल सिस्टम पे एक अनुदान दिया जाता है। हमारा ऑफ ग्रिड का प्रोग्राम है, उसमें कुछ अनुदान दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो उसमें स्टोरेज उसका इंटीग्रल पार्ट हो जाता है प्रोजेक्ट का जी। तो इसलिए अनुदान इनडायरेक्ट रूप में अवेलेबल है, खाली स्टोरेज के लिए कोई अनुदान नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और ऑडियंस भी बहुत देर से इंतजार कर रही है आप दोनों से सवाल करने के लिए, तो ऑडियंस आपकी बारी आएगी। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। शर्मा जी का ये परिवार पड़ती बिजली के बिल की मार, ठंडे पानी से नहाकर हो जाता बीमार। पर सोलर हीटर जब से आया, गर्म पानी से नहाया, बिजली बिल घटाकर खुशियों का सीजन आया है। पूरी तरह सुरक्षित, ना पड़ता जेब पे भारी, सोलर हीटर लगवा कर शर्मा जी ने की होशियारी। सोलर वाटर हीटर का प्रयोग आवासीय, होटलों, अस्पतालों और उद्योगों में तेजी से बढ़ा है। आज ही इसे लगाएं और ढेरों फायदे पाएं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में, और आज हम बात कर रहे हैं ऊर्जा संग्रह को लेकर, और ऑडियंस की बारी है, अब आप सवाल करें। सौर ऊर्जा संग्रह के लिए हम जो बैटरियों का प्रयोग करते हैं, कुछ समय बाद वो बैटरियां नष्ट हो जाती हैं, तो वो बैटरियां क्या हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है आगे जाकर? अगर हम आज की स्थिति में देखें, जो लेड एसिड बैटरी हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, तो लेड एसिड बैटरी को अगर आप ऐसे ही फेंक देंगे तो वो पर्यावरण को ज़रूर प्रदूषित करेंगी, क्योंकि लेड अपने आप में एक प्रदूषण करने वाला मेटल है। तो इसके लिए हम लोगों ने, भारत सरकार ने एक बैटरी मैनेजमेंट एक्ट बनाया है जो कि 2001 से प्रभावी है। ये पर्यावरण और वन मंत्रालय की ओर से बना हुआ है, और इसमें ये मैंडेटरी है किसी भी बल्क सप्लायर के लिए और मैन्युफैक्चरर के लिए, सप्लायर के लिए, और जो बल्क कंज्यूमर होते हैं उनके लिए, कि वो हर 6 महीने में अपना एक स्टेटमेंट दें। और जब आप बैटरी को डिस्पोज अप करते हैं, जब आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है, नई बैटरी ख़रीदते हैं, तो ये उसके लिए मैंडेटरी है कि वो बैटरी, पुरानी बैटरी वापस ले और उसकी जगह पे नई बैटरी दे। इनफैक्ट वो उसकी कुछ कीमत भी देता है, और इसके लिए लाइसेंस्ड लोग भी हैं। तो ये एक ऑलरेडी एक्ट के तहत प्रोविज़न है। जो हमारा ये सौर ऊर्जा का संग्रह है, उसकी मात्रा और क्षमता को प्रभावित करता है क्या ये? जो हमारी बैटरी होती है ना, वो बिल्कुल जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, हमारा शरीर जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से बैटरी काम करती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि पीटी ऊषा एक स्प्रिंटर है, ठीक है, और बहादुर राम जी मैराथन दौड़ते हैं। अगर पीटी ऊषा को ये कहा जाए कि वो मैराथन दौड़ें और बहादुर राम को कहा जाए कि वो 100 मीटर दौड़ें, तो दोनों अपना काम कर लेंगे लेकिन गोल्ड मेडल नहीं ला सकते। तो बैटरी का भी वही चीज़ है। बैटरी को अगर आप कम रेट से डिस्चार्ज करेंगे तो बैटरी की क्षमता बढ़ जाती है, और अगर ज़्यादा रेट से डिस्चार्ज करेंगे तो बैटरी की क्षमता घट जाती है। मतलब पीटी ऊषा मतलब फास्ट, जैसे हम लोग कार में करते हैं, आपने देखा होगा 30 सेकंड मुश्किल से हम लोग कार को यूज करते हैं, उसके बाद फिर कार का इंजन जो है अपने आप करंट देता रहता है, ठीक है, स्टार्ट में हम यूज करते हैं। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक बार बैटरी को फास्ट डिस्चार्ज किया, मतलब बहुत हैवी करंट आपने ड्रॉ की उससे, और उसके बाद छोड़ दिया उसको, ठीक है, तो वो स्प्रिंटर है पीटी ऊषा वाला काम। लेकिन जो हम लोग अपने इन्वर्टर्स में यूज करते हैं या सौर ऊर्जा में यूज करते हैं, वो हम बहादुर राम वाला काम करते हैं कि हमने ऊर्जा को संग्रहित किया दिन में, और उसके बाद धीरे धीरे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के लिए हमने उसको यूज किया। तो अब जब हम धीरे धीरे करेंगे तो हमारा उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, और उसका असर इसकी लाइफ पे भी पड़ता है। अगर आप बैटरी को कम डिस्चार्ज करोगे
तो उसकी लाइफ ज़्यादा होगी, ज़्यादा डिस्चार्ज करोगे तो लाइफ घट जाएगी। तो दोनों चीज़ें हैं, आप कैसे उपयोग करते हैं, कहाँ उपयोग करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और उसकी लाइफ क्या होगी। जी डॉक्टर साहब, अरुण जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी आज हमारे खास कार्यक्रम में। लेकिन दर्शकों को कितना ज्ञान आज हासिल हुआ है ये तो तभी पता चल पाएगा जब आप एक आसान से सवाल का जवाब दे पाएंगे। पूछेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अक्षय ऊर्जा को अपनाएं, देश को स्वच्छ, सुंदर और खुशहाल बनाएं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। और अब बारी आपसे सवाल पूछने की। हमारा आज का सवाल है, क्या बैटरी की क्षमता उसके डिस्चार्ज रेट पर निर्भर करती है, हाँ या नहीं? आप अपना जवाब हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। भाई, कंप्यूटर क्रांति का जमाना है, ऐसे में अगर आप करना चाहते हैं हमसे तालमेल तो करिए हमें ईमेल। हमारी ईमेल आईडी है akshayorja@gmail.com। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले शनिवार सुबह 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।